हम ही कह रहे हैं कि गुंजन एमएलए मनी सिंह का खास है, एक बार मिल लो उनसे। है लापता लेडीज फिल्म में रोल कैसे मिला? तो कहते कि आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है और उसमें 4 दिन का काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। आपके हाथ जोड़ते हैं भैया, हम लोग से नहीं होगी खेती। अरे भैया आप समझ नहीं रहे हैं, इन सबको ना ये बतौलाबाजी का सरकार से तनख्वाह मिलता है। 15,000 रुपया। छतरपुर का बचपन तो बहुत बदमाशी से भरा रहा है, क्योंकि स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय छतरपुर से हुई है। पता चला कि रघु करके जो कैरेक्टर है उसका वो करना है हमें, और जिसका शूट 23-24 दिन करीब का है करना है। क्या बहुत सारे बड़े लोगों का या इंटरव्यू सुनो, उनका भी यही रहा कि जब भी मुंबई में लो फील हुआ है तो मन्नत के सामने जाके बैठ गए हैं। लगता है आपको कि अगर आप जैसे अब तो एक्टिंग की लाइन में आ गए और आप तो मुंबई में छा गए हैं और छाने वाले ही हैं, आगे आपका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल होने वाला है, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर एक्टर नहीं होते तो ड्राइवर होते। नमस्कार, मैं शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। आज हमारे साथ मौजूद है छतरपुर की धरती से निकला एक ऐसा सितारा जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ना सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, हमारे बीच में है लापता लेडीज़ फिल्म में शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले प्रांजल पटेरिया जी। वो आज हमारे साथ हैं। छोटे शहर से बड़े सपनों तक का उनका जो ये सफ़र था सचमुच प्रेरणादायक था। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रांजल पटेरिया जी का और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के अनकहे किस्से, उनकी संघर्ष की कहानियाँ और आगे की उनकी नई उड़ान की जो जिम्मेदारियां हैं और नई उड़ान की जो उन्होंने सपने देखे हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले प्रांजल जी, हमारा सवाल आपसे यही है कि लापता लेडीज़ की इतनी बड़ी सफलता के बाद आपके दिल में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है कि कैसे ये सब हो गया? पता नहीं, बचपन से शौक़ था और पढ़ाई में तो गधे थे। तो जैसे शाहरुख सर कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते, तो वैसे ही हो गया कि पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाए, इधर कमाल हो गया। तो शौक़ था, छतरपुर में थिएटर किया श्री शिवेंद्र शुक्ला सर के मार्गदर्शन में। फिर ग्वालियर गए, ग्वालियर से ग्रेजुएशन किया, वो भी रंगमंच में ही। और उसके बाद बस ये था कि जहाँ भी जैसा भी काम मिले करना है। पैसे का ये हमारा मानना है कि एक टाइम होता है जब आप पैसे कमा रहे हो तो बिना मन के भी, तो करते रहे लगे रहे और लापता लेडीज़ आ गई। तो आपने बॉलीवुड में अपनी जो जगह बनाई है इसमें आपने किसको इंस्पिरेशन माना है और मतलब यहाँ तक पहुँचने का श्रेय आपने जैसे छतरपुर का बताया है कि आपने शिवेंद्र शुक्ला सर के द्वारा और यहाँ पर आपने रंगमंच में ही लगातार काम किया है। चूँकि आप छतरपुर से ही हैं तो छतरपुर में आपका बचपन कैसा रहा है? छतरपुर की चीज़ें आपको कैसी लगी हैं ये आप पहले ज़रूर बताएं। छतरपुर का बचपन तो बहुत बदमाशी से भरा रहा है, क्योंकि स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय छतरपुर से हुई है। और स्कूल में इतने गधे और इतनी डांट पड़ती थी कि टीचर ऐसे आते थे और बोलते थे कि तुम जाओ बाहर, तब बच्चे पढ़ पाएंगे। और हमारा ऐसा था हम क्यों जाए, तो कई बार मतलब जो बदतमीजियाँ होती हैं बचपन में वो हो जाती थी। बस एक चीज़ थी कि जैसे केवी में ना हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता था, तो उसमें हमेशा आगे बढ़ के भाग लेते थे। तो वहीं से नाटक का सिलसिला शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो नाटक किया था वो था अंधेर नगरी चौपट राजा, और उसमें एक भाला लेके पीछे खड़ा कर दिया गया था। अच्छा। तो तब समझ में आया कि ये कुछ है जिसमें मज़ा आता, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करा था, सिर्फ खड़े थे और जितने भी स्टूडेंट थे सबने तालियां बजा दी थी। तो हमने लगा ये यार बढ़िया है, पढ़ना भी नहीं पड़ा, कुछ लाइन भी नहीं थी, खड़े हैं और तालियां मिल गई, तो हमें लगा इसमें कुछ हो सकता है। तो फिर ऐसी चीज़ें शुरुआत हो गई। जैसे आपने अभी कहा कि टीचरों से ये बात सुनने को मिलती थी कि तुम जाओगे तभी पढ़ाई हो पाएगी, तो अब क्या टीचर्स आते हैं फोटोज खिंचाने और शाबाशी देने की? नहीं, कुछ किया है? हाँ होता है, और जब भी हम छतरपुर आते हैं तो ये कोशिश रहती है कि केवी जाएं। और वो शुक्रगुजारी है कि शायद पता नहीं कि वो उस समय हमें टीचर्स गलत लगते थे और टीचर्स को बच्चे गलत लगते हैं, लेकिन ये है कि मतलब आपकी नीयत सही रहे तो चीज़ें अपने आप ही वर्कआउट करना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल सही बात है। छतरपुर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? छतरपुर ही अच्छा लगता पूरा। बस बात ये है कि जो जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वो पूरी मुंबई से ऑर्गेनाइज होती है, तो वहाँ रहना ज़रूरी है और पूरा जीवन भी वहीं रहना है। तो जब भी मौका मिलता है तो घर भागते आते हैं, क्योंकि माँ पिताजी भी, चाचा दादी सब लोग इधर ही हैं, दोस्त यार भी यहीं पे हैं। तो जो भी टाइम मिलता है तो इधर पे आते हैं और घूमते हैं। मुंबई में अकेलापन महसूस नहीं होता? नहीं, दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं हमारे, चाहे वो मेल हो या फीमेल है। अरे वाह। तो एक नाटक किया था, याद नहीं है, शायद 18-19 की बात है।
तो जहर नाटक का नाम है। उसमें एक लाइन थी कि जब आप कुछ कर रहे होते तो रिश्तेदार आपको ऐसे करते कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप कर लेते तो फिर वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। और इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको लगता कि यार, या माँ बाप उनको लगता कि हमारे इस फील्ड से तो कोई है नहीं घर में, अब ये जाएगा, हम हैं जब तक तो ठीक है, हम नहीं रहेंगे तो फिर कैसी चीज़ें होंगी। वो एक टेंशन को लेके वो आपको रोकते और टोकते हैं। तो उसमें ये लाइन थी कि भगवान ने दोस्त इसलिए बनाए क्योंकि वो रिश्तेदार बना के शर्मिंदा था। बहुत सही बात है। और ये नाटक की बात नहीं है, ये वास्तविक बात है कि लोग संघर्ष की कहानी को नहीं जानते हैं और संघर्ष की कहानी लोग जानना भी नहीं चाहते। सफलता की कहानी सबको ही जानना चाहता है और जो व्यक्ति सफल हो जाता है उसके पीछे लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। आपसे ही एक उदाहरण ले लें कि जब आप यहाँ रंगमंच में काम कर रहे थे तब शायद टीचर्स हो या दोस्त हो यार हो उतने स्पेशल तरीके से नहीं लेते थे, लेकिन आज वो समय है कि लोग चाहते हैं कि 5-10 मिनट प्रांशुल हमारे साथ बैठे और एक आध दो सेल्फी भी ले लें। अच्छा, इस सफ़र में परिवार का क्या योगदान रहा? परिवार का ये रहा कि पापा तो बहुत गुस्सा करते थे, और जब छतरपुर में भी थिएटर करने जाते थे तो पापा का ऐसा होता था कि तुम कर लो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा हमेशा, और आज भी किसी भी तरीके का हो। फिर धीरे धीरे ग्वालियर जाना था ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने, तो पापा ने तो मना कर दिया। तो मम्मी का ही था, मम्मी ने चुपचाप से पैसे दिए, बोले तुम जाओ, और बस जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें बदमाशी नहीं होनी चाहिए, कि ये ना हो कि कल के दिन हमें ये बोला जाए कि तुमने ही तो भेजा था। बिल्कुल। फिर जब CCIT स्कॉलरशिप, यंग आर्टिस्ट फेलोशिप मिली इंडियन गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, तो फिर उसके लिए जब पेपर में ये सारी चीज़ें हुई तब पापा को भी लगा कि अरे नहीं नहीं सही है। और उनका डांटना या उनका साथ न देना वो गलत नहीं है, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है जो कि वो पिता के रूप में ही समझ में आता होगा शायद। तो फिर पापा और मम्मी भी एकदम पूरे तरीके से सपोर्ट में, मम्मी तो थी। और फिर ऐसी चीज़ें होती गई, आशीर्वाद रहा, मेहनत रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो बन गई चीज़ें। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब घर में पेरेंट्स का यही उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा एक बढ़िया सी जॉब पा जाए और उसकी लाइफ जो है वो सेटल हो जाए। आपको इस सफ़र में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, निश्चित रूप से बड़े ही आसानी से ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो वैसे भी इतनी भीड़ है कि लोगों का जा पाना बड़ा मुश्किल है, और आप उसमें सफल भी हो गए। तो आपको कभी ऐसा लगा कि अब बस संघर्ष बहुत हुआ, अब नहीं करना है मुझे? कहीं ऐसा लगा कि आपको हार माननी पड़ी हो या आपको लगा हो कि नहीं अब बस रहने दो, हो गया? नहीं, हार तो मानते नहीं है। वो इस मोटिवेशन से हर काम करते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक कुछ भी हो जाए, यही ना रहेगा तो बात अलग है, लेकिन ये है तो फिर तो करके ही रहेंगे, उसमें ऐसा तो होगा ही नहीं कि नहीं होगा। दूसरा ये है कि लोग इतने अच्छे मिले हैं ना कि कभी अगर अकेलापन या डाउन फील हुआ या होने वाला होगा तो उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया। तो जब ये आपके पास अच्छे लोग आपके आसपास रहते हैं और आपका काम सही होता है, लोग तारीफ़ कर देते हैं, तो फिर आपको मोटिवेशन वैसे ही आ जाती है। बाकी हार मानने वाला कोई सवाल नहीं है। बहुत बढ़िया। और यही पॉजिटिविटी जो है वो इंसान को आगे लेकर के जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, आपको लापता लेडीज़ फिल्म में रोल कैसे मिला? मुंबई में एक कास्टिंग एजेंसीज़ होती हैं, बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज़ हैं। ये लापता लेडीज़ की कास्टिंग की थी रोमिल कास्टिंग जो कंपनी है, रोमिल दादा राम दादा ने। और यही प्रोसेस है। पहले ऐसे होता था कि फ़ोटो देने जाना पड़ता था, अभी है आपको ऑडिशन देना पड़ता है। तो क्या तरीका ये है कि प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर या राइटर अपनी स्क्रिप्ट कास्टिंग एजेंसीज़ को देते हैं, जिनके पास सारे दुनिया भर के एक्टरों का डाटा इकट्ठा होता है। अगर उसमें 10 कैरेक्टर हैं तो वो कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर को चूज़ करते हैं, उनको स्क्रिप्ट भेजते हैं, वो उसका ऑडिशन भेजते हैं, और उसके बाद फिर आप ऑडिशन देते हो। फिर जिसका अच्छा होता है, जो डायरेक्टर के विज़न के हिसाब से जा रहा होता है, उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कास्टिंग एजेंसी करके एक प्रोसेस है जिससे आपको हर एक्टर को गुजरना पड़ता है। आपने क्या खास रिसर्च किया था इस ऑडिशन के लिए, या ये कहें कि इस रोल के लिए? खास तो ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि जो रोमिल कास्टिंग एजेंसी है उनके लिए हमने बहुत सारी फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए, तो होता नहीं था। तो हमारा यही सवाल रहता था या कि दादा क्यों नहीं हुआ, तो उनका ये रहता था कि यार तुम अच्छे एक्टर हो, करते अच्छे हो जाएगा, टेंशन मत लो, बस तुम लगे रहो। तो वो लगे रहने में लापता लेडीज़ मिली। और क्योंकि स्क्रिप्ट आती है उसमें एक ब्रीफ आता है, आपका एक सीन रहता है और उसमें लिखा रहता है आपके कैरेक्टर और आपके सीन के बारे में, पूरी स्क्रिप्ट का पता नहीं रहता है। तो उसकी सोच और समझ से वो ऑडिशन बना दिया, वो भेज दिया राम दादा रोमिल दादा ने, और वो किरण मैम को अच्छा लग गया। फिर वर्कशॉप के लिए बुलाया। फिर वर्कशॉप में पूरी स्क्रिप्ट मिलती है आपको, कैरेक्टर के बारे में, डायरेक्शन का क्या विज़न है, कहानी किस तरीके से उस कैरेक्टर के थ्रू चलेगी, तो वो बताते हैं। फिर आप एक्टरों की कुछ एक्सरसाइज होती हैं, स्क्रिप्ट पढ़ना या नोट्स बनाना या डायलॉग्स को, बड़े बड़े
पहले उसको यूनिट्स में बांटना, वो सारी प्रोसेस से गुजरते हैं और वर्कशॉप होती है, उनको बताना पड़ता है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो लगता है, अगर डायरेक्टर को लगे हाँ नहीं ये सही है, उनको लगे नहीं यार इसमें एक स्वर ऊपर है या इसमें थोड़ा सा टल करो या ये थोड़ा लाउड होना चाहिए, तो वो करेक्शन डायरेक्टर करते हैं और आप उस अपनी जो मेथड है या जो एक्सरसाइज हैं अपनी समझ से आप उनको सुधारते हो और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अच्छा, कितना समय लगा था आपको अपने इस रोल को करने में? क्योंकि फिल्म तो 3 घंटे में समाप्त हो जाती है, कोई भी फिल्म हो हाईएस्ट 3 घंटे में समाप्त हो जाती है, लेकिन उसको बनाने में महीने और सालों निकल जाते हैं। आपके रोल को करने में आपको कितना टाइम लगा होगा? नहीं मतलब ऐसा नहीं, प्रोसेस है। कहानी मिलती है, जिस दिन आपको स्क्रिप्ट मिलती है उसी दिन से आपका काम शुरू हो जाता है। और एक्टर का काम होता है, जैसे स्कूल में होमवर्क मिलता था वैसे ही सेम इधर पे कि आप अपना होमवर्क करो, सेट पे आने के बाद आपको स्क्रिप्ट को लेके या कुछ सवाल नहीं होने चाहिए, तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो जिस दिन से स्क्रिप्ट आई, जिस दिन से वर्कशॉप हुई, उस दिन से तैयारी शुरू हो गई थी। और ये कोविड के दौरान की बात थी तो कहीं ऐसे आ जा भी नहीं सकते थे, तो तैयारी चल रही थी और जो डाउट्स होते थे वर्कशॉप में क्लियर होते थे। और ये नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट मिल गई थी, वर्कशॉप स्टार्ट हो गई थी। तो 1 महीने सवा महीने करीब वर्कशॉप चली, उसमें तैयारियाँ की। और फिर जब आप सेट पे जाते हो तो आप कैरेक्टर किया, असल में उसमें जो कॉल आया था उसके लिए नहीं आया था। कोई एक कैरेक्टर था शंभू करके जो 4 दिन का था, तो हम इसी में ही खुश हो गए थे कि आमिर खान प्रोडक्शन की फ़िल्म है और उसमें 4 दिन का काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। तो हम तो इसके ही औ में थे। और जब पहुँचे किरण मैम से बातचीत हुई तो फिर स्क्रिप्ट ही पता चला कि रघु करके जो कैरेक्टर है उसका वो करना है हमें, और जिसका शूट 23-24 दिन करीब का है। तो हमें समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया। फिर जब हम रूम पे गए तो हम 3 लोग रहते थे, और फिर जाके दोस्तों को वही गले लगा के इमोशनली रोना धोना कि यार ऐसा होता है। तो सुना था कि मुंबई में जादू होता है, लेकिन वो हमारे साथ कई दफ़ा हुआ है, ये नहीं, और भी इसके बाद भी बहुत सारा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी किस्सा थी, बड़ी बात थी। इंडस्ट्री में आपका इंस्पिरेशन कौन था, मतलब जिनको आपको देख के लगता था कि यार कुछ तो करना है, ऐसा कुछ करना है? शाहरुख सर। शाहरुख सर। मतलब शुरुआत में डायलॉग भी आपने उन्हीं का ही मारा था। हाँ, तो वो है, अभी भी है। मतलब और बहुत सारे बड़े लोगों का या इंटरव्यू सुनो, उनका भी यही रहा कि जब भी मुंबई में लो फील हुआ है तो मन्नत के सामने जाके बैठ गए हैं। क्योंकि मन्नत एक ऐसी जगह है जो आप ख्यालों में या सपनों में लिखते होगे या सोचते होगे, वो मन्नत को देख के या शाहरुख सर की ज़िंदगी को देख के ये पता चलता है कि ये हो सकता है, संभव है। तो सोचो मत, बस लगे रहो। निश्चित रूप से इंसान अगर कुछ भी सोच ले तो हर चीज़ संभव है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड की चीज़ हो। और फिर इंडस्ट्री की आपने जिनकी बात करी है, शाहरुख सर की या शाहरुख खान जी की, तो वो तो वास्तव में है ही। मुंबई में अगर कोई है तो वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं और उनको आपने इंस्पिरेशन माना है। अच्छा, आगे आप कैसे रोल करना चाहेंगे? ऐसा कुछ सोच के रखा है आपने कि नहीं अब इस तरीके की करेंगे, या फिर कुछ भी? नहीं, सोचा तो नहीं है कभी, क्योंकि ऐसा लगता है या ऐसे अंदाज़ा है कि जो भी आपकी ज़िंदगी के आपके हिस्से के किरदार होंगे वो आपके पास आएंगे। तो मना कभी नहीं करते किसी भी चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे फिल्मों के लिए ऑडिशन अभी भी देने पड़ते हैं और सब लोग देते हैं। इसमें ऑडिशन देना कोई ऐसी नहीं है कि अरे हमने इतना काम कर लिया ऑडिशन देंगे क्या, कोई गलत बात नहीं होती। वो डायरेक्टर और एक्टर के बीच का एक बॉन्ड है या एक टेस्ट है, जो एक फॉर्मेलिटी भी होती है, या डायरेक्टर को लगता कि नहीं यार अपन कर लेंगे, वैसी वाली बात होती है। तो ऑडिशन भी देना पड़ता है। या जैसे तेलुगु फिल्म की थी अभी हिट 3, उसके लिए डायरेक्ट भी फ़ोन आ गया था। तो वैसी कोई बात नहीं कि आपको ऑडिशन ही देना है, दोनों चीज़ें सही हैं। तो किरदार तो अभी ऐसे कि जो भी कर रहे हैं वो बड़े अलग हैं। जैसे दोपहिया करके वेब सीरीज़ है जो अमेज़ॉन प्राइम पे है, जिसको अविनाश भैया और चिराग भैया ने लिखा है, सोनम नायर मैम ने डायरेक्ट करा है। उसकी भी कास्टिंग रोमिल और राम दादा ने की थी। तो उसमें पिंटू करके एक किरदार है, वो बड़ा अलग है, वैसा कभी सोचा नहीं था। वो थोड़ा सा फिक्शनल या लाउड कैरेक्टर था, लेकिन उसको सटल बनाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ऐसे कैरेक्टर असल ज़िंदगी में देखते नहीं हैं। तो यही टास्क था कि वो रियल लगे और लोगों को अच्छा लगा। तो एक ये था। अभी जैसे मिट्टी शो है वो प्राइम पे है, तो वो भी अलग था गांव से ही रिलेटेड, लेकिन गांव में भी कई प्रकार के लोग होते हैं, वो है। और एक -31 करके एक फिल्म है, वो है। तो जो भी अभी तक किरदार आए हैं वो हमेशा अलग अलग तरीके से रहे हैं। तो ये कभी शिकायत नहीं रही ऊपर वाले से या काम को लेके कि किरदार सेम आ रहे हैं या रिपीटेशन हो रहा है। बाकी कॉमेडी तो पसंद है ही, और नेगेटिव या विलन साइड का या ग्रे कैरेक्टर करने की बड़ी उत्सुकता है। तो जब वो भी आएगा तो तब वो भी करेंगे। मतलब हीरो सब बनना चाहते हैं, लेकिन आप विलन बनना चाहते हैं? नहीं, हम सब बनना चाहते हैं, क्योंकि एक्टर और स्टार में बड़ा फ़र्क है। तो हम एक्टर हैं और हमें जो भी जिस तरीके की भी किरदार मिलेंगे उसको बड़े शिद्दत से निभाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है कि इंटरेस्ट है सारी चीज़ों में, कुछ भी नया करने को मिले तो बस ट्राई करना है। क्या लगता है आपको कि अगर आप
जैसे अब तो एक्टिंग की लाइन में आ गए और आप तो मुंबई में छा गए हैं और छाने वाले ही हैं, आगे आपका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल होने वाला है। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर एक्टर नहीं होते तो ड्राइवर होते उसका रीज़न ये क्योंकि ड्राइविंग का बड़ा शौक़ है और एक ड्रीम भी है कि जो फार्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता होती है उसमें एक बार F1 में रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो घर आने का मकसद यही होता है क्योंकि मुंबई में इतना स्पेस है नहीं कि गाड़ी हम चला पाएँ, तो घर आते हैं और इतना खुला पूरा जंगल है, रोड है, तो अपने हिसाब से गाड़ी चलाना और दोस्तों के साथ मस्ती करने में मज़ा आता है। तो अगर एक्टर नहीं होते तो ड्राइवर होते ये बड़ी नई बात है कि अगर एक्टर नहीं होते तो फिर ड्राइवर होते। क्या लगता है आप जब पहली बार मुंबई गए तो वहाँ का जो चकाचौंध है, मुंबई वाली चकाचौंध है, छतरपुर जैसे शहर से निकल के पहुँचे, तो क्या लगा वहाँ पे जाके कि यहाँ कुछ होगा या फिर नहीं हो पाएगा? नहीं, हम जब भी पहली दफ़ा मुंबई गए थे हम काम से ही गए थे। तो सबसे पहली वेब सीरीज़ की थी पुस्तक करके, जिसके डायरेक्टर नयन पचौरी हैं, जो अपने बुंदेलखंड से ही बिलोंग करते, नरसिंहपुर जो जबलपुर के पास है वहाँ के रहने वाले हैं और वो लंबे टाइम से मुंबई में हैं और वो अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। तो उनकी सीरीज़ की थी, मांडव में शूट हुई थी जो इंदौर के पास है, और उसके डबिंग के लिए गए थे मुंबई। उसके डबिंग के लिए मुंबई गए क्योंकि उसके काम से ही गए थे और उसके बाद ऐसी चीज़ें घटी कि फिर आना नहीं पड़ा। तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट और शुक्रगुजारी है दिल में कि उन्होंने अपने घर पे 3 महीने रखा क्योंकि हमें कोई नहीं जानता था। और उनका अनुभव इतना अच्छा था कि अगर वो बताते थे कि ऐसे नहीं करना या ऐसे करना या ऐसे जाना, इधर पे नहीं जाना, आओ आपको ये भी दिखाते हैं, आपको ये। तो आज भी कभी परेशानी होती है या कुछ पूछना होता है तो 2-5 लोग हैं, अविनाश भैया हैं, नयन भैया हैं, चिराग भैया हैं, दुर्गेश भैया हैं, वरुण भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनको हमेशा ऐसे कि भैया ऐसी बात है और अब क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो बताते हैं। तो बस बड़े अगर आपको बोलें जो आपके काम में भी सीनियर हैं, जगह में भी सीनियर हैं और आपके अपने भी हैं, तो फिर राहुल भैया हैं, तो पूछने में फिर झिझक नहीं होती। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है प्रांजल जी, जैसे आपने बात की कि आप छतरपुर भागते हैं अपने घर में पेरेंट्स से मिलने के लिए और दोस्तों से मिलने के लिए, घूमने का आपको शौक़ है, तो क्या आपके दोस्त आज भी वैसे ही आपको बुलाते हैं पहले की तरह, मजाक मस्ती में, या फिर रिस्पेक्ट आ गई है थोड़ी बहुत मन में? नहीं, वैसे ही रहनी चाहिए। रिस्पेक्ट आना तो फिर वो दोस्ती कम हो जाना होती है। तो इसको हम एक्टिंग को एक तरीके से देखें तो जॉब के तरीके से ही लेते हैं कि एक इंसान है जिसका काम है कैमरे पे एक्टिंग करना और उसको एक कहानी दी गई है क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो आपको जाना है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसको निभा के और चुपचाप से घर आ जाना है। तो वो जो जॉब है उधर ही तक आप एक्टर हो, एक्शन हो कट के बीच, क्योंकि सिनेमा डायरेक्टर का मीडियम है। तो उसके बाद आप जो थे पहले 10 साल पहले भी या 10 साल बाद भी, उसको वैसे ही अगर आप रहेंगे तो वैसे ही लोग सपोर्ट रखते हैं। और ये नहीं होना चाहिए, मतलब सबकी जॉब है। इसको थोड़ा हाईलाइट इसलिए क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा मीडियम है, लोग अट्रैक्शन भी हो जाती है इससे, तो इसलिए लोगों को थोड़ा वैसा लगता है। और हम तो बोलते ही हैं, कभी दोस्तों के साथ बताते हैं या कोई पूछता भी कि आपको कहीं देखा है, तो या शहर में भी किसी ने बोला तो हम बोल देते इधर ही कहीं देखा होगा आपको, हम तो इधर ही रहते, हम नहीं बताते उनको कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है मतलब लापता लेडीज़ के बाद कि आप कहीं गए हैं घूमने और लोगों ने कहा अरे ये वो रघु जा रहे हैं? हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। दोपहिया के लिए, पिंटू के लिए भी लोगों ने बोला है, जो मिट्टी शो है उसके लिए भी बोला है। लेकिन जब एकदम वो श्योर हो जाता तो फिर हमें लगता कि नहीं यार, उसने इतने शिद्दत से ये चीज़ बोली है, तो फिर हम बता देते कि हम वही हैं। लेकिन अगर लगता है कि ये आदमी थोड़ा नहीं समझ पा रहा तो हमें लगता है कि प्लीज़ मत, आप भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करें, क्योंकि ऐसा वो मतलब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़ा काम नहीं कर दिया हमने। एक्टिंग पहले भी हो रही थी और अब आगे भी होगी ही, तो इसलिए बचते हैं हम चीज़ों से। ये आपका डाउन टू अर्थ होना बड़ा आगे ले जाने वाला है आपको, कि क्योंकि आज के समय में और कलयुग के प्रभाव में अगर बात की जाए तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग स्वार्थ के बसीभूत हो गए हैं, बेबुनियाद गुमान के बसीभूत हो गए हैं, और थोड़ी सी चमाचम मिल जाने के बाद लोग पहचानने से भी लोगों को इनकार करते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी खासियत है, और शायद यही कारण है कि आज आप मुंबई इंडस्ट्री में पहुंच गए हैं और छतरपुर जैसे बुंदेलखंड के एक छोटे से शहर से आप निकल गए हैं। आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस कहना बड़ा मुश्किल सा है, ये बहुत ज़िम्मेदारी है। बस हमें ये पता है कि वो काम की रिस्पेक्ट है, लोगों का प्यार है काम के प्रति। अगर हमारे हिस्से से काम हटा दिया जाए तो हम कहीं खड़े नहीं होते हैं। तो बस हमें ये ज़िम्मेदारी है कि हमें अच्छे से काम करना है, पूरी ईमानदारी के साथ, जितनी भी समझ है, और सब लोग आप लोग जैसे प्यार करते रहें वैसे ही करते रहें, बस यही रिक्वेस्ट है। ऐसी कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जो आपको लगती हो कि नहीं ये बात
लोगों तक पहुंचनी चाहिए आपकी इस जर्नी के दौरान, वो ज़रूर बताएं। यही है कि अगर कभी घर वाले नाराज़ हो जाएं, गुस्सा कर जाएं, या दोस्त कभी बुरा मान जाएं, या कुछ चीज़ें काम के वजह से या और चीज़ों की वजह से कुछ छूट जाए, तो कभी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो आपके अपने लोग होते हैं वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं और वो वही हैं। उनको पता है कि शायद हो सकता है कि कभी कभी चीज़ें, सिचुएशन ऐसी बनती हैं कि जो गड़बड़ा जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे छोटा भाई ऋषि बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करता है, वो हमसे छोटा है, लेकिन वो भी हमें डांट देता है कि अरे भैया ऐसे कैसे। फिर हमें लगता है कि नहीं यार, उसने तो सही कहा था। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है जो आप काम कर रहे होते हैं वो आप देख नहीं पाते, जो आपके आसपास आपके लोग होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। तो हमें उस टाइम पे तो लगता कि नहीं, लेकिन फिर पता चलता कि नहीं यार, उसने सही बोला था। तो बस जो है, काम के लिए ईमानदार रहो। और कैमरा तो एक ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया से बदमाशी कर लो, झूठ बोल लो, लेकिन आप कैमरे से नहीं बोल सकते, वो पकड़े जाओगे वहाँ पे। तो इनोसेंसी और ऑनेस्टी की दुनिया में हर जगह इज्जत है, और हार्ड वर्किंग की। तो शुरुआत में बहुत तकलीफ़ें होंगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हमेशा ही जीत मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात कही है प्रांजल जी ने। अच्छा, एक सवाल ये रह गया है कि लापता लेडीज़ के बाद, दोपहिया के बाद लापता लेडीज की आई थी, तो पहला रिएक्शन क्या आपका, और आपने सबसे पहले किसको बताया कि भाई ऐसा कुछ हो गया है? तो प्रीमियर ही था, प्रीमियर में पहली दफ़ा फिल्म देखने मिली थी। और आमिर खान की सबसे ख़ास बात यह है कि वो उनकी पहली स्क्रीन वहाँ पे करते हैं जब शूट हुई होती है। तो फिल्म शूट हुई है, सबसे ज़्यादा हिस्सा भोपाल के पास सीहोर है, सीहोर के पास बमूलिया गाँव है, वहाँ पे। तो भोपाल में पहली स्क्रीनिंग हुई थी, तो भोपाल आए थे और मम्मी पापा को भी बुलाया था। और हमारी यही खुशी की बात थी कि क्योंकि आमिर सर, किरण मैम, रवि सर, सब लोग वहाँ पे, पूरी कास्ट थी। तो हमें ये था कि पापा ने भी आमिर सर को देख के, जब यंग थे तब वो भी यंग होके और उनकी फिल्में देख रहे थे, और हमने भी देखी हैं। तो हमें ये खुशी नहीं, ये ज़्यादा खुशी थी कि पापा मम्मी आमिर सर और किरण मैम से मिलेंगे। ये कम खुशी थी कि हाँ ठीक है, फिल्म आ रही है। बाकी फिल्म आने के बाद के रिएक्शन तो अच्छे, पॉजिटिव रहे। लोगों के मैसेज आए, इतने बड़े बड़े लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए, तो आपको समझ में नहीं आता। कुछ देर तो लगता कि अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर पता चलता नहीं ऐसा हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपकी मतलब जर्नी रही है। और ये चीज़ जब आप संघर्ष पे थे तब बहुत लगता था कि यार कब होगा, और जब सफलता मिल गई तो ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। अच्छा, आने वाले आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट है वो भी हमारे दर्शकों को बता दो, क्योंकि उनको बेसब्री से इंतज़ार है आपकी इन चीज़ों का। तो अभी 2 वेब सीरीज़ हैं और एक फ़िल्म है, और 3 इंडिपेंडेंट फिल्म हैं जो भी रिलीज़ पे हैं, और बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइनअप हैं। तो उनकी कुछ आगे हो रहा है, कुछ शूट हो गया है, कुछ होना है अभी। तो सोनी लैब का एक शो है सिविल लाइंस करके, वो आएगा अभी। और नौसीखिए करके एक फिल्म वो आएगी, TVF के साथ एक शो किया है। तो उसका भी नाम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी वो आएगा, शायद आई होप कि इस साल एंड में, अगले साल स्टार्टिंग में आएगा। बाकी एक बात भूल गए थे हम बोलना, कि आपने एक सवाल बोला था, अभी हमें दिमाग से निकल गई वो बात। कोई बात नहीं। मिट्टी वेब सीरीज़ जो आपकी रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी बड़ा अच्छा शो। हम लोग को इतनी शूट के दौरान भी इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना ऊपर चला जाएगा। तो IMDb पे 8.4 रेटिंग है। और आलोक भाई और गगन भाई जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको बनाया है, निखिल भैया ने इसको लिखा है, और पीयूष भाई या शरद भाई या जो लोग भी हैं, सब ने इतना अच्छा काम करा है। तो वो डायरेक्टर का विज़न है सिनेमा, और हम लोग का तो ये रहता कि उनके डायरेक्टर के प्रति एकदम सरेंडर हो जाओ। अगर वो बोले कि भाई 6वीं मंजिल से कूदना है तो कूद जाओ, ये मत पूछो कि सेफ्टी है कि नहीं, कूद जाओ, क्योंकि उनको तुमसे ज़्यादा टेंशन रहती है। बिल्कुल। तो उन दोनों लोगों की वजह से ये शो अच्छा बन पाया, उन दोनों लोगों की वजह से, डायरेक्टरों की वजह से ये जो हमने किरदार निभाया बैजू का, वो इतना निकल पाया। तो वही है कि सब उनका ही है, हम तो एक मीडियम है, उनका थॉट है कि जो हम लोग एज ए एक्टर होके चलते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से तमाम सवाल हमने आपसे लिए हैं, और मुझे पर्सनली प्रांजल जी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और जो डाउन टू अर्थ आपका नेचर है वो निश्चित रूप से आपको आगे लेकर के जाएगा, और हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे सभी दर्शकों के माध्यम से भी आपके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि आप आगे चलें, और बहुत सारी आपकी जब फिल्म प्रोजेक्ट्स आगे आए तो हम आपसे फिर से दोबारा से मिलें और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा साक्षात्कार करें। तो आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आप कुछ और अगर ऐसी बात कहना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपके रिएक्शन से आप ज़रूर कुछ कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल कहें। तो वो बात याद आ गई थी जो आपने पूछी थी, स्ट्रगल वाली, कि आपको कभी लो फील होता। तो सभी ऑडियंस से यही कहेंगे कि सरकारी नौकरी के अलावा जितने भी काम हैं दुनिया के, वो सब में रोज़ स्ट्रगल है। तो सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब में आपको एक फ़िक्स पैसा आता है, तो आप उससे एक फ़िक्स लाइफ
पूरी ज़िंदगी गुजारते हो, तो जो भी उसके अलावा जो भी काम कर रहे हो तो उसमें कभी लो फील नहीं करना, क्योंकि आपको हर एक दिन अगले काम के लिए या जो बिज़नेस जो भी चीज़ें आपको स्ट्रगल रहेगा ही, कितना भी आप पैसा कमा लो, कितना भी नाम कमा लो। तो और उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आपको वैसे ही ईमानदार बना के रखती है वो स्ट्रगल जो आप पहले दिन थे। जो हम पहले दिन मुंबई जाके थे, वो आज सेम उसी एनर्जी के साथ आज भी वही है। तो स्ट्रगल इसलिए ज़रूरी होता है। तो आप ये ना सोचें कि स्ट्रगल का मतलब होता है कि परेशान हो रहा है, इतना सब कर लिया, चीज़ें नहीं हो रही। चीज़ें होती हैं, वो आप उतनी ही ईमानदार रहो, करप्ट ना हो जाओ अंदर से, इसलिए स्ट्रगल होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही। और निश्चित रूप से अगर जीवन में संघर्ष रहेगा तो आपको जीवन जीने का भी आनंद दुगना आएगा और आप अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से पा जाओगे। और आपकी तरह अगर प्रांजल लोग बनना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो अब आपके साक्षात्कार देखने के बाद उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई होगी, मुझे ये पूरा विश्वास है, और लोग बड़े आसानी से आगे बढ़ पाए होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हम आपके बीच में लाते रहेंगे जो आपको पॉजिटिविटी से भरते रहेंगे और आपको एक नए मार्ग की ओर लेकर के चलते रहेंगे। बने रहिए बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।